दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर अपन रेडियो अपनी बात। मैं हूं आपका रेडियो साथी मोहन कारगी। श्रोताओं, हमार खेत हमार पोषण कार्यक्रम श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हाजिर हूं खास कार्यक्रम के साथ। विषय है परंपरागत खेती का शारीरिक, पर्यावरणीय एवं जैव विविधता की दृष्टि से उपयोगिता। इस पूरे विषय पर अपने अनुसंधान, अनुभव और सीख के आधार पर अपने विचारों को हम सबके हितार्थ हमारे समक्ष व्यक्त कर रही हैं डॉक्टर रितु सोगानी, जो विगत 25 वर्षों से परंपरागत खाद्यान्नों खेती पर अपनी गहन समझ के आधार पर इन निष्कर्षों तक पहुंची हैं। साथियों, समझने वाली बात यह है कि पारंपरिक फसलें न सिर्फ पोषण से भरपूर है और मनुष्य ही नहीं, पशु के स्वस्थ रहने में भी काफी सहायक है। साथ ही जैविक तरीके से उगाई गई इस तरीके की खेती का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि ये विविधता से भी भरपूर है। एक ही मौसम में एक ही खेत में कई तरीके की फसलें हम उगाते हैं, इसलिए इसको जहाँ गढ़वाल में 12 अनाज की खेती कहते हैं, वहीं कुमाऊं में भी कम से कम 7 या 8 तरीके की विभिन्न फसलें, जिसमें अनाज, दालें, तिलहन आदि मौजूद हैं, एक साथ एक ही मौसम में और विशेष रूप से वर्षा के मौसम में उगाते हैं। और इसीलिए इसे मिश्रित खेती भी कहते हैं। हमारी बुजुर्ग महिला ये बताती रही हैं, जिनसे हम लोग काफ़ी लंबे समय से बात करते रहे हैं, और आजकल की भी कई महिलाएं हैं जो अभी भी इस तरीके की खेती करती हैं। वो बताती हैं कि इस तरह की खेती जहाँ एक तरफ हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की पोषण की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करती है, क्योंकि अलग अलग समय पर ये फसलें तैयार होती हैं, तो ये भी सुनिश्चित करती है कि हमारे भकार कभी खाली ना रहें। हमेशा हमारे घर में हमारे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, गर्भवती महिला, धात्री महिला के लिए कुछ न, और हमारे पशुओं के लिए भी कुछ न कुछ खाद्य सामग्री हमेशा मौजूद रहे। साथ ही मौसम के उतार चढ़ाव को झेलने में भी ये इस तरह की खेती काफी कारगर है, क्योंकि यदि एक फसल खराब होती है मौसम के खराब होने से, बारिश कम होने से या बारिश ज्यादा होने से या बहुत तेज धूप पड़ने से, तो कम से कम हमें ये तो सुरक्षा है कि दूसरी फसलें सुरक्षित हैं। और इसीलिए अगर हम ये कहें कि खाद्य और पोषण सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये जो इस तरीके की जो खेती है, इस तरह की उगाई गई जो फसलें हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पारंपरिक खेती की एक और बड़ी विशेषता ये भी है कि ये चक्रीय तरीके से की जाती रही है, और आज भी कई क्षेत्रों में हमको इस तरीके की खेती देखने को मिलती है, जिसे हम सार की खेती भी कहते हैं। और इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि इससे मिट्टी की उर्वरकता और ताकत बनी रहती है, और खेत को हम खाली छोड़ते हैं जिससे कि वो भी सांस ले सके। हम लगातार खेत का इस्तेमाल नहीं करते, एक मौसम के बाद दूसरे मौसम में और फिर लगातार तीसरे मौसम में उसको भी खाली छोड़ते हैं, जिससे कि वो भी, उसकी भी उर्वरकता वापस आए, उसमें भी वापस ताकत आए, वो भी सांस ले सके। साथियों, हमें ये भी देखना होगा कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में, जब बारिश के समय में, बारिश की मात्रा में हर साल काफ़ी परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, ऐसे में हमें निश्चित रूप से अपनी पारंपरिक फसलों, प्रजातियों, जैविक मिश्रित तरीकों पर वापस आना ही होगा, क्योंकि रासायनिक तरीके से की गई खेती के मुकाबले में इस तरीके की खेती में निश्चित रूप से पानी का उपयोग और निर्भरता कम है। साथ ही इन पारंपरिक फसलों की जो जड़ें हैं, चाहे वो मडुआ की हो या झिंगोरा की हो या अन्य फसलें हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो इतनी लंबी होती हैं कि वो ज़मीन के अंदर जो पानी है उसको सोखकर भी अपनी ज़रूरत की पूर्ति कुछ हद तक कर लेती हैं। साथ ही मिट्टी को भी ये जड़ें बहुत मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, और कई ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर इस तरह की खेती आम है और आज भी प्रचलन में है, वहाँ देखने को मिला है कि जब भयंकर बारिश होती है तो भूस्खलन भी वहाँ पर कम होता है, या मिट्टी का बहाव भी, जो उर्वरक मिट्टी है, हमारी मृदा है, उसका बहाव भी कम देखने को मिला है। साथ ही हमें ये भी ध्यान देना होगा कि पहाड़ के हमारे 80% से ज़्यादा किसान आज भी सिंचाई के स्रोतों के पहुँच में नहीं है, या कहना चाहें कि उनकी पहुँच सिंचाई के स्रोतों तक नहीं है, और ये प्रतिशत दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से हमको उस खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा जो पानी के ऊपर और जलवायु परिवर्तन से हो रहे जो प्रभाव है उसको झेलने में ज़्यादा कारगर है, उनके ऊपर निर्भर कम हो। इन सब बातों का यदि हम निचोड़ निकालें, या जिसे हम अंग्रेजी में समरी कहें, तो एक समरी अगर हम इस सारी बातों की रखें सामने, तो हम ये कह सकते हैं कि जैविक तरीके से उगाई जा रही जो हमारी मिश्रित
पारंपरिक फसलें हैं वो मनुष्य, पशु, हवा, पानी, मिट्टी सभी को स्वस्थ और स्वच्छ रखने में काफी सहायक है। किसी भी तरीके का रासायनिक तत्व इस्तेमाल क्योंकि इसमें नहीं होता, इस वजह से पानी, मिट्टी, हवा भी दूषित नहीं होती इस तरीके की खेती से। साथ ही वातावरण, पर्यावरण के साथ भी हर तरीके का संतुलन इस तरह की खेती बनाए रखती है। ये ना सिर्फ हम अनुभव के आधार पर कह सकते हैं, बल्कि अब तो कई वैज्ञानिक शोध भी हो चुके हैं जो कि कहते हैं कि इस तरीके की खेती पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में बहुत सहायक होती है। और इस दृष्टिकोण से यदि इसे स्थायी खेती कहें तो कोई गलत नहीं होगा, जिसे हम अंग्रेजी में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं, क्योंकि खेती के हर पक्ष को, चाहे वो पशु से जुड़ा है, चाहे वो पानी से जुड़ा है, चाहे वो जंगल से जुड़ा है, चाहे वो मिट्टी से जुड़ा है, उस पक्ष को ध्यान में रखते हुए, उसके साथ संतुलन बनाए रखते हुए ये खेती की जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि इन तरीकों को, इस तरीके की खेती को नए ज्ञान व जानकारी से और पुख्ता करने की ज़रूरत है। हमारे जो नए शोध हो रहे हैं उससे जो जानकारियाँ और कई नए तरीके निकल रहे हैं, क्यों ना हम उन तरीकों का, उस ज्ञान का, उस जानकारी का अच्छा सम्मिश्रण इन पुराने जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं, ज्ञान है, जानकारी है, उसके साथ करें और एक और मजबूत तरीके और व्यवस्था जिससे निकले जो कि और कारगर साबित हो आज की परिस्थितियों में। इन अनुभवों से ऐसा प्रतीत होता है कि हम इतने महत्वपूर्ण व्यवसाय को कमतर आंकते हुए हाशिए में लाने पर तुले हैं, जबकि हमारी ग्रामीण महिलाओं का योगदान और अनुभव भी इसी तरफ इशारा करते हैं। मेरा नाम पार्वती नियाल है। मैं तगदलाड़ में रहती हूँ। ब्लॉक पोखरकांटा है मेरा, जिला नैनीताल। और मैं एक छोटी सी काश्तकार हूँ और मैं वन पंचायत की सरपंच भी रही हूँ 2 बार। मैं कृषि का काम करती हूँ, खेती का मेरा जीवन है। पहाड़ों में ज्यादातर पारंपरिक खेती किया करते हैं, क्योंकि पारंपरिक खेती एक ऐसी चीज है जिसमें न तो कोई बीमारी होती है, न कि मतलब उसमें सारी चीजें भी प्राप्त हो जाती हैं। जैसे मडुआ है, मडुआ के साथ कई दालें होती हैं, राजमा है, भट्ट है, ग्रोस है, स्वेट है, मांस है, उड़द, मतलब उड़द बोलते हैं उसको, चू है, और क्या कहते हैं, चरी भी है, चरी से झाड़ू बनते हैं। और कई चीजें हैं जिसमें जैसे भट्ट है, भट्ट के जड़ों में गांठें होती हैं, उसमें नाइट्रोजन होता है, वो खेतों को नाइट्रोजन मिलता है। वो जड़ों को उपाड़ते नहीं, मतलब काट के निकालते हैं। और जैसे कई और चीज में है, माजरा है, माजरा के साथ कौनी होती है। कौनी जो है हमारी ये एक छोटी माता होती है, उसकी बीमारी को काटती है, उसका जौल ही खिलाते हैं ज्यादातर। पारंपरिक खेती मडुआ तो उसमें ज्यादा बरसात में ही होता है, उसको पानी की जरूरत होती है तो बरसात में होता है। गेहूं जो है इसमें पानी की जरूरत कम होती है, इसलिए वो गर्मियों में होता है, जून, मई, जून में। पारंपरिक खेती में जितनी हमको मेहनत पड़ती है उससे कई गुना हमको फायदे भी हैं। जैसे मतलब भट्ट हैं, गहत हैं, गुरूस हैं, इसमें जो नट निकलता है उसको हमारी गाय बच्चियां खाते हैं, इसको जलाने के काम में नहीं करते हैं हम लोग। और ये मडुआ की घास होती है वो बरसों तक, साल भर तक पूरा हो जाती है। ये और चीजों में तो हमको सब खत्म करना पड़ता है, जलाना पड़ता था, पर हम इनको जलाते नहीं, गाय बच्चियां पूरे ढंग से खाती हैं। दूसरा ये है कि इसमें हमको हमारा पूरा साल कट जाता है मडुए से। गेहूं की रोटी एक खाओ तो मडुए की रोटी आधे से भी पेट भर जाता है। सर्दियों में मतलब मडुए की रोटी से गर्मी भी मिलती है, स्वादिष्ट भी होती है, पौष्टिक भी होती है। जमीन में ऐसा है कि मतलब जैसी भी जमीन हो, मतलब मटियाल है, दोमट है और पथरीली है, कंकरीली है, उसमें मतलब एक मांस को छोड़कर, मांस तो मटिया मतलब जिसको हम क्या कहते हैं उड़द बोलते हैं, उड़द तो मटियाल जमीन में होता है, और गहत जो होते हैं ये सारी जमीनों में हो जाते हैं मटियाल जमीन को छोड़कर। तो राजमा जो है, राजमा तो मतलब खेतों के आगे पीछे मतलब मीणों में बहुत ज्यादातर लगाते हैं, वो भी हमारे दाल के काम आती है और उससे हमारा साल भर दाल निकल जाता है, बेचते भी हैं, उसको खाते भी हैं। पानी हमारे यहाँ कम होता है इसलिए हम ये क्या कहते रुपाई का धान नहीं बो पाते हैं। गेहूँ जैसे हैं, गेहूँ में पानी नहीं भी होगा तो चलेगा, चाहे खेत खराब हो जाए, तो सिर्फ आसमान के ही भरोसे रहते हैं हम। मडुआ माजरा तो करीब करीब उसके लिए तो बरसात में हो ही जाती है, जब नहीं हुई तो तब हल्की दुल्की कभी कभी हो ही जाती है। फिर भी इन तमाम समझ अनुभवों को तवज्जो दी जाए तो हम अपनी टिकाऊ और पर्यावरणीय दृष्टि से
अनुकूल और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बढ़ती जरूरतों को दरकिनार किया जा रहा है, बल्कि इन्हीं बेहतर तकनीकों को आधार बनाकर आगे बढ़ा जाए, जिससे हमारे साथ साथ हमारे पर्यावरण के लिए भी बेहतर होगा। आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यह कार्यक्रम लोक चेतना मंच रानीखेत तथा इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया एवं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की सहायता से तैयार कर जन जागरूकता हेतु कुमाऊं वाणी द्वारा प्रसारित किया जा रहा है।